नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। मैं हूं अजय शर्मा। ये हमारा स्पेशल शो बजट के बाद गिरावट, अब क्या करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया। बजट के बाद भारी उतार चढ़ाव के बाद बाजार लाल निशान में बंद हुआ। पहले तो बाजार बहुत तेजी से बजट से खुश हुआ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को लेके कुछ बदलाव नहीं हुए और बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड बजट था, इसलिए हमने बहुत ज़बरदस्त तेजी देखी। लेकिन सेकेंड हाफ में बहुत शार्प गिरावट आई। निफ्टी, सेंसेक्स सभी नीचे आए। अब पोर्टफोलियोज में गिरावट के बाद क्या करना चाहिए, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए बाजार में, ये सब हम डिस्कस करेंगे। बजट की कौन सी बारीकियां हैं जो आगे आने वाले दिनों में आपके पोर्टफोलियोज और शेयर मार्केट में रिफ्लेक्ट होना शुरू होंगी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ जो स्पेशल पैनल मार्केट का जुड़ रहा है उसमें है पाइपर सेरिका के एमडी एंड सीईओ अभय अग्रवाल, एक्सिस सिक्योरिटीज़ के राजेश पालविया जो टेक्निकल से बात करेंगे, हमारे साथ बॉइंट कैपिटल के जिगर मिस्त्री भी जुड़ेंगे और मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सौरभ मुखर्जी शॉर्टली हमारे साथ जुड़ेंगे। जेंटलमैन, राजेश, अभय, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले अभय, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। अगर हम आज के मार्केट को दो हाफ्स में डिवाइड करें, पहला हाफ और दूसरा हाफ। पहले हाफ में हमने देखा बाजार डेज हाई पे गया, शॉर्ट कवरिंग देखी और बाजार ने कुल मिला के जितने भी अनाउंसमेंट्स हुए उनको बहुत पॉजिटिवली लिया। लेकिन सेकेंड हाफ में एक बहुत शार्प फॉल आई। तो पहले हाफ के बारे में बताइए। बजट में आपको, अभी तक आपने एनालाइज कर ली होंगे बारीकियां बजट की, कोई भी ऐसी बात नजर आई जो बाजार को शायद पसंद ना आई हो? जी अजय, जितना मैंने अभी तक बजट को समझा है और थोड़ा बहुत फाइन प्रिंट भी देखा है, तो उसमें जो इंटेंट है सरकार का, ना सिर्फ इस साल का बल्कि पिछले 4 साल से जो वो बजट का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एक डायरेक्शन बहुत क्लियर है कि ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे, कैपेक्स को सपोर्ट करेंगे, कंजम्पशन डिमांड को सपोर्ट करेंगे, जिससे कि एक मौका मिले डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ग्रो करने का, और एक्सपोर्ट्स को भी जितना सपोर्ट कर सके उतना करेंगे। और इस दायरे में करेंगे कि फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन ना हो, विद इन फिस्कल डिसिप्लिन करेंगे। तो ये जो बजट आज का है उसी लाइन में एक नया स्टेप है, और उसी तरह से हमको देखना चाहिए। और कुछ ऐसे तबके हैं इंडस्ट्री के जिनको जरूर शिकायत रहेगी। इंश्योरेंस वाले हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस वाले हैं, शायद वो खुश ना हो, या फिर कुछ और ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पे थोड़ा मुझे लगता है टैक्स आर्बिट्राज हो रहा था, उसकी वजह से बिजनेस चल रहा था, तो उन्हें थोड़ा इम्पैक्ट आए। पर ओवरऑल मैं कहूंगा कि ये भी एक गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी पहल है कि जितना टैक्स आर्बिट्राज को प्लग इन किया जा सके उतना करें। तो ओवरऑल मैं तो पिछले 4 साल से देख रहा हूँ, अजय साथ में ही देख रहे हैं कि जो एक डायरेक्शन बहुत क्लियर है और कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं है, जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं। तो उस हिसाब से बजट एकदम एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, और मुझे लगता है काफी फायदा मिलेगा इसको, इकोनॉमी को और इंडस्ट्री को। और जो आपने मार्केट की बात करी अजय, जो मुझे लगता है जब बजट के टाइम पे जो रिएक्शन आया, मार्केट सडनली निफ्टी ऊपर गया, मैंने देखा वो मुझे लगता है थोड़ा एक फंडामेंटल किस्म का एक रिएक्शन था, हो सकता है थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी हो। पर उसके बाद जो सेल ऑफ आया, वो एक जो हमारा मार्केट कंटिन्यूअस 8-10 दिन से या ज्यादा से एक टेक्निकल इश्यूज के साथ जूझ रहा है अजय, वो ये है कि एफपीआई की सेलिंग कंटिन्यूअस है और बढ़ रही है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास एक लिमिटेड एम्यूनिशन है उसको एब्जॉर्ब करने की। तो एक डर बहुत है कि ये एफपीआई की जो सेलिंग है कंटिन्यूअसली, ये कब तक चलेगी। और दूसरा उससे बड़ा एक इशू जो अभी अडानी का जो चल रहा है, ये भी मुझे लगता है इजीली खत्म नहीं होगा। तो ये जो दो टेक्निकल इश्यूज हैं अजय, मुझे लगता है कि ये एक मार्केट को एक लेवल तक ही सीमित रखेंगे, और जब तक ये रिजॉल्व नहीं होते हैं, मुझे नहीं लगता है कि मार्केट किसी हायर लेवल पे जा पाएगा यहाँ से। अभी आपने बाजार के टेक्निकल्स के बारे में बात की, मैं राजेश से पूछूंगा उसके बारे में, लेकिन एक फॉलोअप क्वेश्चन। अभी मिनटों पहले एसबीआई के चेयरमैन मिस्टर दिनेश खारा हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने खास तौर पे इस बात पे सफाई दी कि अदानी ग्रुप स्टॉक्स का में जो ग्रुप ऑफ कंपनीज में जो एक्सपोजर है लोन का एसबीआई का, वो सारा टॉप क्लास फिजिकल एसेट्स का बैक्ड है। वो ऐसे एसेट्स जो इतना एडिक्वेट कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं, हेल्दी कैश फ्लोज, कि उनके डेट्स पूरे सर्विस हो रहे हैं। तो ये सफाई दी है, लेकिन बाजार इस सफाई को पता नहीं क्यों, पहले भी सफाई दी थी, इस बार ऑन कैम आके दी है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है।
क्या हालांकि ये भी बात है कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर का एक्सपोजर ओवरऑल कंपेयर टू ओवरसीज बहुत ज़्यादा मैनेजेबल लग रहा है। ये सफाइयाँ दूसरे ब्रोकरेजेस ने भी इंडियन बैंक्स के बारे में दी हैं, लेकिन उसके बाद भी बाजार इसको इग्नोर कर रहा है। क्या आपको लगता है कि किसी भी तरह का सिस्टमिक रिस्क का केस बन रहा है, या वो अज्यूम कर लेना बहुत ज़्यादा आगे चले जाना होगा? जी बिल्कुल, आपकी जो दूसरी बात कही आपसे मैं उससे सहमत हूँ कि इस समय जो डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं इन्वेस्टर्स को, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा सिस्टमिक रिस्क है इसकी वजह से। ये एक टेक्निकल रिस्क है, स्टॉक स्पेसिफिक हो सकता है। स्टॉक जो है ग्रुप्स के वो ओवर ओन्ड हो या क्रॉस कोलेटरलाइज्ड हो, जिसकी वजह से उन पे प्रेशर आ रहा है। पर ये कहना कि जो स्टॉक्स पे जो प्रेशर है और काफी शार्प प्रेशर है वो एक सिस्टमिक रिस्क बैंकिंग सेक्टर के लिए क्रिएट कर देगा, ये तो बहुत जल्दबाजी होगी। मतलब मैं जो लेंडर्स हैं और सीनियर लेंडर्स हैं, सीनियर बैंकर्स हैं, उनकी बात पे जाना चाहूंगा इस समय, रादर देन ये सोचना कि नहीं शायद और कोई बहुत बड़ी छुपी हुई बात है। तो ये और अजय क्या होता है, ये जो जितना शार्प सेल ऑफ होता है हमने देखा पहले भी, वो उतनी जल्दी खत्म भी हो जाता है। तो रादर देन एक साइडवेज रोज का रोज बिकता रहे, उससे अच्छा हो सकता है यही है कि जिस तरह से शार्प सेल ऑफ हो रहा है और जो भी सेलिंग है निकल जाए और जो नए इन्वेस्टर्स हैं आ जाए और फिर स्टॉक्स वापस अपने लेवल पे आ जाए। तो एक तरह से ये अगर कोई बुलिश है अडानी ग्रुप के ऊपर, तो उनके लिए शायद एक अपॉर्चुनिटी भी है। और उसके साथ जो मार्केट में बाकी भी जो स्टॉक सिंपैथी में जो स्टॉक्स करेक्ट हुए, स्पेशली बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में, शायद उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जी, टेक्निकल्स के बारे में भी बात करते हैं। हमारे साथ राजेश पालविया है, हमारे साथ सौरभ मुखर्जी भी जुड़ रहे हैं। सौरभ, मैं आपके पास आता हूं। राजेश, सब लोग इस समय ये बात कोट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं टेक्निकल्स बाजार के वीक हो गए हैं, कमजोर नजर आ रहे हैं। आप बैंक निफ्टी और निफ्टी पे कैसे देख रहे हैं? कितनी वीकनेस हावी होती हुई नजर आती है, या आपको लगता है कि हम बॉटम बनाने के प्रोसेस में हैं अभी और इसलिए वॉलिटिलिटी बढ़ी हुई है? इट्स डिफिकल्ट टू से एट दिस मोमेंट कि ये बॉटम बनाने की प्रोसेस में है या नहीं, क्योंकि आज जिस तरीके के मूव बजट के बाद हमने देखे थे वो एक काफ़ी इंकरेजिंग थे, लेकिन सेकंड हाफ में जो सेल ऑफ स्टार्ट हुआ वो भी एक सरप्राइजिंग फैक्टर था मार्केट के लिए, और जिसमें मेन फैक्टर रहा अडानी स्टॉक्स, जहां से एक पैनिक क्रिएट होते हुए दिखी मार्केट में। और पूरे मार्केट में अगर हम देखें तो अक्रॉस द बोर्ड एक सेलिंग बनते हुए दिखी। तो डिस्पाइट ऑफ एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव बजट होते हुए भी मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा तेजी का ट्रेंड यहाँ पे सेट होते हुए दिखा था, लेकिन सेकंड हाफ काफी सरप्राइजिंग रहा। लेकिन अभी भी स्टिल अगर हम देखें तो जो क्लोजिंग आई है वहां पे अगर देखें तो अभी भी क्लोजिंग बेसिस पे कोई डेंट नहीं लगा है। 17,400 17,500 जो एक इम्पोर्टेंट लेवल था पिछले जो फॉल देखे थे हमने पिछले कुछ दिनों में, उसके बाद वो लेवल को डिफेंड किया था और आज भी क्लोजिंग बेसिस पे वो डिफेंड होते हुए दिखा है। और बैंक निफ्टी में भी देखें तो 40,000 के लेवल को बैंक निफ्टी भी डिफेंड करते हुए दिखी क्लोजिंग बेसिस पे। इंट्राडे जरूर हम उसके नीचे जरूर फिसले थे, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे ये लेवल यहाँ पे इंटैक्ट रहे। बट अगर नियर टर्म टू शॉर्ट टर्म सेटअप देखें तो बिल्कुल यहाँ पे एक वीकनेस है, हायर साइड पे एक सप्लाई जरूर बना हुआ है। तो हमें लगता है जब तक मार्केट 17,900 18,000 के लेवल को वीकली क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर सस्टेन नहीं होगा, जो भी उछाल आएगी वहां पे एक सप्लाई बना हुआ दिखेगा। और बैंक निफ्टी में भी हमें लगता है 42,000 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब तक उसके ऊपर बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं होगी तो इसमें भी जो भी उछाल रहेगी वहां पे एक सप्लाई बना हुआ रहेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो आज मोस्ट ऑफ द बैंकिंग स्टॉक्स में वापस सेकंड हाफ में जो सेल ऑफ हुआ, तो जो भी एक शॉर्ट कवरिंग का मूव था वापस वहां पे एक शॉर्ट बिल्टअप सेकंड हाफ में बनते हुए दिखे और एक लॉन्ग अनवाइंडिंग के ट्रेड भी यहाँ पे आते हुए दिखे। तो जरूर मार्केट थोड़ा कॉशियस है, फेड के आउटकम का भी मार्केट वेट करेगा, फाइन प्रिंट का भी वेट करेगा। तो हमें लगता है कल का सेशन एक यहाँ से डिसाइसिव मूव यहाँ पे मार्केट को दे सकता है। अगर हम 17,400 के नीचे कल के सेशन में फिसलते हैं तो हमें लगता है डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा और फर्दर यहाँ पे 17,000 तक की डाउन साइड ओपन होते हुए दिख सकती है। तो कल की ओपनिंग काफी क्रूशियल है मार्केट के लिए, किस डायरेक्शन में मार्केट ओपन होता है और किस तरीके से रिएक्ट करता है। ये जो आउटकम आने हैं आज उसको मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है वो देखना काफी इंपॉर्टेंट। 17,400 हमारे लिए क्रूशियल लेवल है, वो टूटते हैं तो हमें लगता है मार्केट में फर्दर और वीकनेस एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। 17,400 आज तो उससे करीब गया और फिर डिफेंड करके रिबाउंड करके बंद हुआ था निफ्टी। देखना ही होगा कि आगे आने वाले दिनों में कैसे बिहेव करता है। सौरभ, धन्यवाद आपका भी जुड़ने के लिए।
आप अगर देखें एक अच्छे बजट के बाद भी बाजार सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर के लेवल्स और नीचे आ गया। आपके हिसाब से नियर टर्म में बाजार के माइंड पे कौन सी ऐसी चिंताएं हैं जिसकी वजह से इतनी नेगेटिव साइड पे दबाव दिख रहा है बाजार में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर जी ने एक सॉलिड बजट प्रस्तुत किया। 5.9% फिस्कल डेफिसिट, कैपेक्स पे बढ़ावा, मिडिल क्लास को राहत टैक्स पे, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जब मार्केट विदेशियों के लिए, जब विदेशी लोग मार्केट में घुसे, उन्होंने मार्केट को बेचना शुरू किया और उनकी बेचने की वजह भी मेरे ख्याल से बहुत दूर देखने की ज़रूरत नहीं है। जो पूरा जो मसला चल रहा है लास्ट 7-8 दिन से हिंडनबर्ग अदानी के आसपास, आई थिंक वो की ट्रिगर था। तो इंडिया की अगर हम ग्रोथ आउटलुक देखें, कॉर्पोरेट अर्निंग्स आउटलुक देखें, सब कुछ बढ़िया है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुद्दा मेरे ख्याल से रेगुलेटर को कुछ करना पड़ेगा, कुछ क्लियर द एयर, कुछ प्रोत्साहन विदेशियों को देने के लिए। विदेशी मीडिया में भरपूर आलोचना हो रही है इस मुद्दे की, एंड देयरफॉर उम्मीद है आने वाले दिनों में, हफ्तों में हमारे रेगुलेटर से कुछ कंफर्टिंग स्टेटमेंट आएगी इस मुद्दे पर। सौरभ, लेकिन मैं आपसे अदानी ग्रुप स्टॉक्स के बारे में टिप्पणी नहीं चाहूंगा, लेकिन आप ये बताएं, ये जो बैंकिंग एक्सपोजर की बात बार बार आ रही है और बैंक निफ्टी को और बैंक को लगातार पनिश किया जाता है इस बात पे, जबकि एसबीआई ने अभी अभी हमारे चैनल पे ये सफाई दी है, इंटरनेशनल मीडिया ने भी उठाया ये कि उनके सारे एसेट्स कैश जनरेटिंग है, फिजिकल एसेट्स जिनके दम पे वो लोन दिए गए और कोई भी अभी तक डिफॉल्ट नहीं हुआ है, किसी भी रीपेमेंट में कोई इशू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उन्हें पीटा जाता है। मैं आपसे बैंकिंग सिस्टम का जानना चाहता हूं, जो आज का हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, जिसमें इतना प्रयत्न किया गया, इतने एफर्ट्स लिए गए क्वालिटी ऑफ अंडरराइटिंग को सुधारने के लिए, अब किसी को ऐसे ही लोन नहीं मिल जाता है। और दूसरा, एनपीए रिकवरी पे इतना काम हुआ, जो रिडक्शन इन एनपीए नज़र आ रहे हैं बैंक के रिजल्ट्स में। क्या हमारा बैंकिंग सिस्टम आज कैसा नज़र आता है? क्या उतना ही फ्रेजाइल है जितना कुछ वर्षों पहले या एक डेकेड पहले था? आप इसको फंडामेंटली कैसे एनालाइज करते हैं कि एक ग्रुप का इतना एक्सपोजर होगा किसी बैंक में या कुछ बैंक्स में कि उनकी बैलेंस शीट इंपैक्ट हो जाए? जैसे थिंक सबको पता है कि इंडिया की बैंकिंग सिस्टम की क्लीन अप जो हुई है लास्ट 7-8 वर्षों में, वो ज़बरदस्त हुई है। क्लीन अप से देश को फ़ायदा हुआ है, जाहिर है बैंक्स को ऑब्वियसली फ़ायदा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो लेंडिंग का स्टांस रहा है लास्ट 4-5-6 साल में, वो है कि रिटेल कंजम्पशन को उन्होंने बढ़ावा दिया है। कार लोन, होम लोन, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन को बढ़ावा दिया है। जो जहाँ तक थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट लेंडिंग हुआ है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे रनअप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है कोविड के बाद, तो जाहिर है वहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन, गिवन दैट कंसर्न्स अराउंड कॉर्पोरेट लेंडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आएंगे मोर देन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एंड गिवन द रनअप इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वहाँ पे जो करेक्शन है मेरे ख्याल से लॉजिकल है। इतना मैं बता देता हूँ साफ साफ, मार्सेलस के इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हैं। हमारे पोर्टफोलियो में कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है। तो उस तरीके से ये मद्देनज़र रखिए जब मैं ये आपको समझा रहा हूँ कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो करेक्शन है मेरे ख्याल से वाजिब है, गिवन द कंसर्न्स अराउंड देयर कॉर्पोरेट एक्सपोजर। अब हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स इंफ्रा रिलेटेड स्पेस की, क्योंकि ज़बरदस्त कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस किया गया, 4.5% ऑफ जीडीपी तक ले जाने की दिखाया गया इंटेंशन। रेलवेज में कैपेक्स बढ़ाया, एग्री में कैपेक्स बढ़ाया। आपको कौन से इसमें एग्री रिलेटेड या कैपेक्स रिलेटेड या सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि पीएम आवास योजना में बढ़ाया, और उस हिसाब से एनबीएफसीज, ऐसे कौन से थीम्स पे आप नज़र रखेंगे जिनको आगे आने वाले क्वार्टर्स में इस स्पेशल हाइक का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है? अबे हाँ, ओके, सॉरी अजय। सो आई थिंक ये बहुत ही मतलब एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट किया आज एफएम ने, और ये दिख रहा है एफर्ट पूरा कैपेक्स की तरफ। और इसमें एक प्रॉब्लम ये हो रही है अजय, कि मैं आपका सवाल का जवाब देता हूँ, पर एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो प्राइवेट सेक्टर का जो कैपेक्स है वो मैच नहीं कर पा रहा है गवर्नमेंट के कैपेक्स से। तो गवर्नमेंट पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है, कैपेक्स अनाउंस करें, कैपेक्स करें, और वो कर रहे हैं। तो मेरा होप ये है फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इस कॉन्फिडेंस के साथ अपना कैपेक्स पिकअप करेगा, तो दोनों इंजन फायर करेंगे, प्राइवेट और पब्लिक, तो मुझे लगता है इकोनॉमी को ज्यादा बूस्ट मिलेगा। पर अगर हम इसी कैपेक्स पे ध्यान दें जो आज अनाउंस हुआ, तो इसका क्लियर बेनिफिट है रोड्स, पोर्ट्स, सोशल सर्विस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट,
रूरल एरिया में आई थिंक इसमें एलोकेशन कुछ है, मनरेगा के लिए भी इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे लगता है इसके 2-3 बड़े फायदे होंगे। एक तो जो रूरल और सेमी अर्बन एरिया है जहाँ पे कंजम्पशन मैं नहीं कहूँगा स्लो डाउन था, पर ग्रोथ में थोड़ा शायद फ्लैटिश कर्व था पिछले 2 क्वार्टर से। सो होपफुली वो पिकअप करेगा। दूसरी रूरल सेमी अर्बन एरिया में थोड़ी क्रेडिट डिमांड भी पिकअप हो सकती है, जिसका फायदा मिलेगा माइक्रो फाइनेंस कंपनीज और छोटे रीजनल बैंक्स को, जो थोड़ा ऑलरेडी बैलेंस शीट क्लीन करके आप अपना लेंडिंग बढ़ाना चाह रहे हैं और कासा भी बढ़ाना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है इन सेक्टर्स को बहुत फायदा मिलेगा। और तीसरा जो है स्टेपल्स का कंजम्पशन, जिसमें कंपनीज कह रही थी कि स्टेपल कंजम्पशन थोड़ा स्लो डाउन है ग्रोथ में, उसका भी इम्पैक्ट आएगा, पर मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट शायद 2 क्वार्टर के बाद आए। पर इमीडिएट जो अभी दिखेगा वो दिखेगा जैसे ही लोगों के हाथ में पैसा आएगा, थोड़ा होम इम्प्रूवमेंट पे खर्चा करें, थोड़ा उसमें सेविंग करें, थोड़ा कंज्यूम करें, तो जो भी एफिलिएटेड सेक्टर्स हैं उसमें उन सब में हमको फर्क दिखेगा। राजेश, आप बताएं, कैपिटल गुड्स में बड़ी ब्रेकआउट थी। कैपिटल गुड्स में कुछ स्टॉक्स अगर आपको अच्छे लगते हो चार्ट्स पे, जो इस करेक्टिव दौर में इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को ज़रूर देखने चाहिए, जो या फिर इवन बैंक्स के, क्योंकि कैपेक्स का, हायर कैपेक्स का इम्पैक्ट तो एक्चुअली बैंक्स को ही होता है। तो आप कौन से स्टॉक्स पर नज़र रखेंगे? देखिए अजय जी, मुझे लगता है कि एल&टी को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक में करेक्शन के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और आज के सेशन में एक अच्छा मूव भी यहाँ पे स्टॉक में बना था। सेकंड हाफ में जो सेलिंग थी, फिर भी अगर देखें तो स्टॉक का क्लोज अभी भी 2100 रुपए के ऊपर ही हुआ है। तो हमें लगता है ये 2100 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल, अगर इसके ऊपर सस्टेन रहा तो यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छा अप ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए दिखेगा, क्योंकि इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। और हम एक्सपेक्ट करें 2100 के ऊपर अगर ये स्टॉक रहा तो नेक्स्ट टारगेट इसके 2350-2400 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। तो पहला स्टॉक तो हमें ये अट्रैक्टिव लग रहा है। दूसरा अगर हम देखें तो IRB इंफ्रा को भी फोकस में रखना चाहिए। यहाँ पे भी एक अच्छी स्ट्रेंथ अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम बनी हुई है। पिछले 2-3 महीनों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिला है, लेकिन इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो हमें लगता है IRB इंफ्रा भी एक यहाँ से एक अच्छा मूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। यहाँ पे हमें लगता है 260 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसके ऊपर बना रहा ये स्टॉक तो इसमें भी आगे आने वाले दिनों में 340-350 तक के अपसाइड के मूव बनते हुए दिख सकते हैं। और तीसरा रेलवे थीम को अगर हम यहाँ पे देखें तो RVNL हमारे फोकस में, ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। मंथली सेटअप पे देखें तो लास्ट 3 महीनों में एक अच्छी रैली के बाद पिछले 3 महीनों में देखा तो एक अच्छा कंसोलिडेशन हायर साइड पे देखने को मिला है। जैसे ही RVNL में 78-79 के लेवल क्रॉस होंगे, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 95 से 100 तक के। करंट लेवल से थोड़ी छोटी मोटी अगर डिप भी मिलती तो ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होंगे करीब 60 रुपए के आसपास। राइट। कुछ कंजम्पशन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो कैपिटल, जो आपका इनकम टैक्स में जो बदलाव किए गए हैं वो क्लियरली इस बात के ऊपर दर्शाते हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा पैसा लोगों के हाथों में आए, और इसका असर हमें देखने को मिलेगा कंजम्पशन स्पेस में, कंज्यूम कैटेगरीज में और कंजम्पशन स्टॉक्स में भी। सौरभ, आपके पास बहुत सारे कंजम्पशन स्टॉक्स हैं अपने पोर्टफोलियोज़ में, आप उस स्पेस को बहुत क्लोजली देखते हैं। जो कदम हमने उठाए हैं इस बजट में कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए, आप कैसे इन अनाउंसमेंट्स को कैसे देखते हैं? देखिए, so सबसे मेरे को पावरफुल कंजम्पशन बूस्टर लग रहा है कि जो लोग 3, 4, 5, 6 लाख कमाते हैं, मेरा जो बैक ऑफ द एनवेलप्स मैथ्स है आपके स्टूडियो में बैठे बैठे, जो लोग 3, 4, 5 लाख कमाते हैं उनकी इनकम में करीबन 7 से 10-11% बढ़ोतरी आएगी टैक्स की राहत की वजह से। ये वाला जो कैटेगरी है 3, 4, 5 लाख कमाने वाला, इनको हाउसिंग फाइनेंसियर लोन बांटते हैं, स्पेशलिस्ट हाउसिंग फाइनेंसियर लोन बांटते हैं। उन हाउसिंग फाइनेंसियर्स के लिए डबल बेनिफिट आ गया। एक तो छोटी इनकम वालों को इनकम टैक्स की तरीके से राहत मिली, दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी मेरे ख्याल से ये छोटे इनकम वालों को राहत मिलेगी। तो स्मॉल टिकट हाउसिंग फाइनेंसियर्स को दोनों तरफ से सोना चांदी आ गया, डिमांड साइड से भी बूस्ट आ गया, सप्लाई साइड से भी बूस्ट आ गया। ये सबसे प्रोनाउंस स्पॉट ऑफ गुड न्यूज़ इन द बजट है मेरे को जहाँ तक दिखा।
बाकी अगर हम बड़े पैमाने पे कंजम्पशन की बात करें, थोड़ा बहुत राहत ऑटो वालों को मिलेगा, थोड़ा बहुत बेनिफिट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वालों को मिलेगा, बट स्पेसिफिक बेनिफिट इज स्मॉल टिकट हाउसिंग फाइनेंसियर्स। इनके लिए बजट शानदार रहा। इंश्योरेंस स्टॉक्स में क्या हुआ? 10% का फॉल दिखा। वहां पर भी कुछ अनाउंसमेंट ऐसे हुए हैं कि जो प्रीमियम 5 लाख के ऊपर है वहां टैक्स लगने लगेगा। ये कुछ आर्बिट्राज को मिटाने के लिए शायद किया गया है ये कदम। आपके पास भी एक बड़ा इंश्योरेंस कंपनी पोर्टफोलियो में है, आप कैसे देखते हैं इस बात को? हमारी काफ़ी बड़ी एक्सपोजर है HDFC लाइफ में, मेरे खुद की भी है, मेरे माँ बाप की भी है। मेरे को लगता नहीं इतना बड़ा इशू है जिस प्रकार से मार्केट ने इस बात को लिया है। हाँ, ज़रूर यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर जी बोल रहे हैं कि 5 लाख से ज़्यादा प्रीमियम करने वालों को जब वो पे ऑफ लेंगे, इंश्योरेंस का पेमेंट लेंगे, तब उनको टैक्स देनी पड़ेगी। आई डोंट नो एग्जैक्टली HDFC लाइफ का कितना बिजनेस 5 लाख से ऊपर के प्रीमियम से आता है, बट मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ड्राइवर नहीं है, एंड सर्टेनली 10% ऑफ मार्केट कैप को हिट करने जैसा नंबर नहीं है। वैसे भी ये इम्पैक्ट 1 अप्रैल 23 के आगे है, एंड HDFC लाइफ बीइंग द पायनियरिंग इंश्योर दैट इट इज़, मेरे ख्याल से वो अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को रिवैम्प कर लेगा काफ़ी बखूबी से, एंड इसलिए हमारी कुछ उतनी खास चिंता नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर जी के इस अनाउंसमेंट के बारे में। वारंट करता है उससे ज़्यादा गिरावट हमने इंश्योरेंस स्टॉक्स में देख ली। अभय, अच्छा, मुझे आपकी आवाज नहीं आई, कि आप फिर से पूछिए। मैं पूछ रहा हूँ, इंश्योरेंस स्टॉक्स में काफी पिटाई कर दी अभय को, सौरभ को लगता है कि ज्यादा कर दी है, जैसा इतना वारंटेड नहीं है, उनका बिजनेस इतना इंपैक्ट नहीं होगा, और जो होगा वो चेंज कर देंगे, अपने बिजनेस को रिवैम्प कर लेंगे। आपको वैल्यू दिखती है इंश्योरेंस स्टॉक्स में इस फॉल के बाद? जी, इंश्योरेंस एक बहुत लंबे समय का प्ले है इंडिया में, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर उसमें क्या हो रहा था कि एक इंश्योरेंस जो है, जो सरकार देखना चाहती है कि उसको एक प्रोटेक्शन के बिजनेस की तरह देखें, और जहां पे कंपनियां फायदा उठा रही हैं एक टैक्स आर्बिट्राज का, उस टैक्स आर्बिट्राज को कम करें। और ये पिछले 3-4 साल से ट्रेंड है, ये आज का नहीं हुआ है। तो एक तरह से ये सिस्टम के लिए अच्छा भी है, इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है कि जितना बिजनेस जो है अपने कोर वैल्यू पे ग्रो करे, सिर्फ प्रोटेक्शन के बेसिस पे ग्रो करे, और प्रोटेक्शन के साथ सेविंग भी है, पर वो सेविंग में कोई टैक्स आर्बिट्राज नहीं है, उसके बेसिस पे ग्रो करे, तो वो बहुत अच्छा है सिस्टम के लिए। वैल्यूएशन की अभी मैं बात नहीं कर सकता अजय, क्योंकि ये स्टॉक्स मतलब ये सस्ते स्टॉक्स नहीं है। अगर आप ग्लोबल प्रॉक्सीज के बेसिस पे देखें, इंडिया में ग्रोथ कर्व स्टीपर है, तो ऑब्वियसली कुछ प्रीमियम जायज है, पर कितना जायज है वो मार्केट की सेंटिमेंट के साथ चेंज होता रहता है। और अभी जिस तरह का मार्केट सिनेरियो अभी है, जहाँ पे वीकनेस है, लोग मौका ढूंढ रहे हैं कि कौन से महंगे स्टॉक्स हैं जो थोड़ा भी नेगेटिव न्यूज आए तो उनको बेच दे। तो इस एनवायरनमेंट में मुझे लगता है कि इंश्योरेंस स्टॉक्स पे प्रेशर रहेगा, क्योंकि महंगे हैं, और ये असेस करेंगे कि अब ये इस अनाउंसमेंट के बाद कितना इम्पैक्ट आएगा बिजनेस को। जब तक क्लैरिटी इमर्ज होगी, मैं कहूंगा इन्वेस्टर्स को थोड़ा तब तक वेट करना चाहिए। राइट, बिल्कुल समय नहीं रह गया इस शो में, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद कहता हूँ। राजेश, अभय, सौरभ, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। बहुत सारी बातें हैं, आगे आने वाले दिनों में आप सब हमारे चैनल पे आते ही रहेंगे, और हम अपने व्यूअर्स के लिए ये सारी बातें एनालाइज करते रहेंगे। आज शाम को हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करते हैं कि व्यूअर्स को ये शो बहुत ही पसंद आया होगा। धन्यवाद। देखते रहिए ET Now स्वदेश।